नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का ये वीडियो होगा वो आपका कंप्लीट गाइडेंस से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे अगले 6 मंथ का और कितना किस पर समय देना चाहिए। पीटी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी से, या मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, या दोनों को कंबाइंड करके पढ़ना चाहिए। एक टारगेट डिसाइड करेंगे हम लोग और 2 भागों में बांटेंगे इस पूरे टाइम पीरियड को। बुक लिस्ट से लेकर चैप्टर भी मैं दिखाऊंगा, कोई ऐसा नहीं हवा में बातें करूंगा। कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बीपीएससी के रिगार्डिंग अगर आप कंटेंट वाला चैनल ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए सबसे अच्छे में हम आते हैं। ठीक है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिस्कशन रोज़ देखा कीजिए, उसके बिना दिन की शुरुआत मत कीजिए। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम जब आप देंगे ना तो आपको पता चलेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। किन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे? मोटिवेशन फोकट का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हम करते ही नहीं, आता ही नहीं। मोटिवेशन कहाँ से कर लेंगे भाई? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप 30 सितंबर 2024 को फेल होते हैं ना, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या मन में कसक रह जाती है कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो और अच्छा चला जाता है एग्ज़ाम, तो फिर आपको कंप्लीट 1 ईयर और वेट करना पड़ता है। 1 साल का समय कम नहीं होता है, आपके जीवन में 1 साल और जो है वो संघर्षों से भर जाता है। इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता। बाकी मोटिवेशन वाले शेर व शायरी मुझे आते नहीं हैं। किन किन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल से सितंबर तक का हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से भी ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। पिछले बार जब मैंने गाइडेंस का वीडियो बनाया था दिसंबर में, तो मैंने दिसंबर से जुलाई तक का बताया था मैंने उसमें। ठीक है, तो अब अप्रैल का महीना चल रहा है तो इसमें डिटेल में 6 मंथ को हम लोग डिवाइड करके अच्छे से देखेंगे। जो जुलाई वाले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उससे कुछ भी इतर नहीं होने वाला है, बल्कि उसमें कुछ ऐड ऑन करते हुए उसी का अगला वीडियो होगा ये। उसके अलावा पीटी मेंस दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कंप्लीट चैप्टर से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये हवा हवाई बातें नहीं। जो पढ़ना है वो दिखाकर कि ये पढ़ना है आपको, ये चैप्टर को पढ़ना है, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को आपको कम फोकस करना चाहिए, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई इधर की बातें नहीं। देखिए, कंप्लीट चैप्टर सभी सब्जेक्ट के पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा। करंट अफेयर्स क्या फॉलो करें, कब से फॉलो करें, बुक लिस्ट थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। बुक लिस्ट का बार बार मैंने वीडियो बनाया भी है, आप देख सकते हो उसको जाकर। गाइडेंस रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना हो तो 69 गाइडेंस या मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, मेंस गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा। सभी वीडियो फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, अभी से अगर हम लोग बात करें तो 180 डेज़ लगभग में आपके एग्ज़ाम में बाकी है। कितना? तो 180 दिन के आसपास में बाकी है, जिसको 2 भागों में बांटा है मैंने, अपनी सहूलियत के लिए भी और आपके लिए भी। हर चीज़ मैं बताऊंगा डिटेल में, सब कुछ समझेंगे हम लोग, हर चीज़ को समझेंगे, लेकिन 2 भागों में बांटा है मैंने, अपनी सहूलियत के लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए ही बांटा है। कैसे बांटा है हमने? पहला बांटा है कि 2 अप्रैल से कहाँ तक? 15 जून तक का, 15 जून तक का। और उसके पश्चात हम लोग 15 जून से नेक्स्ट टारगेट कब के लिए रखेंगे? 15 जून से रखेंगे हम लोग 30 सितंबर। ठीक है, या फिर इसमें 15 सितंबर भी रख सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत हो। एग्ज़ाम से पहले के 15 दिन जो होते हैं बड़ा क्रूशियल होता है वो। उस 15 दिन में अगर आप सही से रिवाइज कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो यकीन मानिए पीटी तो श्योर हो जाता है अंतिम 15 दिन में। लेकिन वो तब श्योर होता है जब आप पहले से पढ़ रहे और होते हैं, तब ही श्योर होता है। पहले से अगर नहीं पढ़ा है तो 15 दिन में आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो जो करेगा वो बीपीएससी ही करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। समय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कौन सा? 2 अप्रैल से 15 जून। अब इसमें क्या करना है आपको, उस चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझिए। समझना क्या है? सबसे बेसिक चीज़ मैं समझाता हूँ बार बार। कितना भी आप लाख स्ट्रेटजी बना लें, मैं बता दूँ, कोई और मास्टर बता दे, बड़े बड़े रील वाले मास्टर बता दें, या फिर आप कोचिंग में लाखों रुपया जमा कराएं, वहाँ पर स्ट्रेटजी सुन लें, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो सारी स्ट्रेटजी धराशायी रह जाती है, धरी की धरी रह जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ पहले ही आपको कि मेरे बताने भर से, मेरे रास्ते दिखाने भर से आप उस पर चल लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके एक सीट आप सिक्योर कर पाएंगे। नहीं तो आपसे लाख गुना अच्छे बच्चे हैं मार्केट में, वो सिक्योर कर लेंगे। कंपटीशन में यही होता है कि आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई और परफॉर्म करके सीट उठा ले जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है,
इतना ही आसान है इस चीज़ को समझना। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं शुरू से बेसिक से। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे और सब्जेक्ट को डे हिसाब से बांटेंगे और समझेंगे क्या क्या करना चाहिए, अंतिम के दिनों में क्या करना चाहिए और अभी से क्या करना चाहिए। सबसे अगर हम लोग पहले सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से बंधुओं? हिस्ट्री में आपका हो गया एंशिएंट भी हो गया, मिडेवल हो गया और मॉडर्न हो गया। ठीक है, इसी में 3 सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी में आपका पॉलिटी ही है। इसके लिए एकमात्र बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो करिए लक्ष्मीकांत की बुक, इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई और बुक ना पढ़ें तो वही सही रहेगा। कई सारे लोग विजन IAS पॉलिटी के नोट्स पढ़ते हैं या सुभाष कश्यप की बुक पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं आप, आपका एनालिटिकल व्यू अच्छा होगा। लेकिन बात ये है ना कि अगर आपने एक भी बार पॉलिटी नहीं पढ़ा है जीवन में और अभी आप एग्ज़ाम से 3 महीने पहले अलग अलग बुक को लेकर भाग रहे हैं तो इसका कोई खास आपको मदद नहीं मिलेगा। मदद किससे मिलेगा? एक बुक 10 बार पढ़ लीजिए, वही सही रहेगा। ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ सकते हैं। NCERT ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर NCERT नहीं पढ़ा है आपने तो एक न एक बार ज़रूर पढ़िए ज्योग्राफी का NCERT। इतना तो मैं बोलूँगा आपको। 10th तक का तो मैंने भी लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, 2 चैप्टर बाकी हैं। NCERT ज्योग्राफी पढ़िए और उसके अलावा दृष्टि का बुक पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी का, वो परफेक्ट बुक है। कई सारे लोग महेश वर्णवाल भी फॉलो करते हैं तो ठीक है, फैक्चुअल है ज़्यादा, लेकिन आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। कोई एक रेफरेंस बुक और NCERT को रखिए। इकोनॉमिक्स में कोई एक आप 11th 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं NCERT का। और उसके अलावा दृष्टि की बुक आती है, कई लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं। रमेश सिंह बहुत डिटेल बुक है, वो UPSC के रिगार्डिंग है, आपसे नहीं पूछा जाता उतना डिटेल। बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के, 10 चैप्टर हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, चैप्टर दिखाऊंगा अभी मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, उसको कवर कर लीजिए। बाकी करंट पढ़िए, इकोनॉमिक्स से कुछ पढ़ना ही नहीं है। 10 चैप्टर हैं मात्र, गिन के 10 चैप्टर हैं। ठीक है। साइंस में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपको 6 से 10th कम से कम NCERT पर ज़रूर पढ़नी चाहिए। थ्योरी पोर्शन इसका पढ़ लीजिए, थ्योरी पोर्शन पढ़ लीजिए और थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन पर उसका ध्यान दीजिए। और करंट अफेयर भी पढ़िए, साइंस एंड टेक, क्योंकि PT में भी पूछा जाता है। बिहार स्पेशल एक बुक कोई भी, दृष्टि का या KBC नैनो का क्रॉन पढ़ रहे तो क्रॉन पढ़िए। और लेकिन बिहार स्पेशल सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया प्रीवियस ईयर का। अगर आपने वो प्रैक्टिस कर लिया तो आपका PT क्लियर हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये तो हो गए सब्जेक्ट की बात कि भाई कितने सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर पर हम लोग आते हैं। करंट अफेयर के लिए सबसे आसान सा चीज़ होता है कि रोज़ 1 घंटा कम से कम दे करंट अफेयर को, जो आप पहले से ही देते आ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी वही रटा रटाया चीज़ें कर रहा हूँ, अभी नई चीज़ें शुरू नहीं की है, अब करूँगा। 1 आवर करंट को दीजिए, 1 से 1.5 घंटा। क्यों देना है भाई रोज़? क्योंकि ये आपका PT और मेंस दोनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेंस में आपका GS1 और GS2 दोनों टॉपिक में ये पूछे जाते हैं और आपका PT में तो लगभग में 30 से 35 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट अफेयर से ही रहते हैं। PT के लिए सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है, उसके लिए 3 चीज़ों पर फोकस करना है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है आपका साइंस, तीसरा है आपका करंट और बिहार स्पेशल। इन दोनों के एक साथ ले सकते हैं आप। ये जो है इस पोर्शन से मिलाकर 90 से ज़्यादा सवाल आते हैं, 90 प्लस सवाल इसी पोर्शन से आते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ? हिस्ट्री, जिसमें बिहार स्पेशल को भी जोड़ लीजिएगा, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट और साइंस, इनसे मिलाकर लगभग में 90 के आसपास सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, 90 के आसपास सवाल बनते हैं। अगर इसमें से आप 70 भी सही कर ले जाते हैं और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिलाकर या अदर देन कई बार जनरल भी कुछ पूछ लिया जाता है, उससे मिलाकर अगर आप 20 से 25 सवाल भी सही कर लेते हैं तो आपका पास हो जाते हैं, पास होने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन ये 70 सही करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासतौर से तब जब 69 के बाद से नया पैटर्न लागू हुआ है। जब से 1/3 निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है तब से यकीन मानिए सवालों को सही करना काफ़ी कठिन हो गया है। BPSC में आपको 120 प्लस तो मिनिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा कोई एग्ज़ाम में, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपका PT होगा। अगर आप 90 अटेम्प्ट करके आ ही रहे हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC बॉयज़ में आते हैं तो आप सोचिए भी मत कि आपका PT क्लियर होगा। ये मैं स्पष्ट रूप से अभी ही कह रहा हूँ। यानी कि अगर हम अभी से पढ़ रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए सबसे ज़्यादा? देखिए, हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टारगेट कीजिए क्योंकि इसके सवाल मोर देन 30 प्लस तो आते ही आते हैं। बिहार स्पेशल एग्जाम से पहले पढ़िएगा। करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा टारगेट कीजिए और साइंस को ठीक कर लीजिए क्योंकि अभी समय है आपके पास में। और अगर अभी आप साइंस को ठीक नहीं करेंगे तो बाद में भी आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर तो रटा रटाया आपको जाना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन में साइंस का इस बार इन्होंने क्या किया 69 में कि साइंस एंड टेक से भी पूछा था, वैक्सीन रिलेटेड
3-4 सवाल थे कंप्यूटर रिलेटेड भी थे, यानी कि साइंस एंड टेक से भी करंट अफेयर्स इन्होंने साइंस में सवाल पूछा हुआ था। एप्लीकेशन बेस पहले वाले ही सवाल थे, मैक्सिमम 20 प्लस सवाल जो थे वो साइंस सब्जेक्ट से था। 10 सवाल के करीब में साइंस एंड टेक से पूछा गया था। ये आपको क्या बता दिया मैंने, ट्रेंड। लेकिन एक और बेनिफिट मिलेगा आपको पीटी के रिगार्डिंग। अभी हम लोग चर्चा करें, मेंस पर भी आएंगे, मेंस का ही पढ़ना है अभी। पीटी मत खेलिए, अभी सुन लीजिए मेरी बातों को। पॉलिटी के जो सवाल आए थे ना, पॉलिटी के अगर 10 सवाल आए थे आपके 69 बीपीएससी में, यकीन मानिए एवरेज 10 में से 7 सवाल ऐसे थे जो बेहद आसान सवाल थे। पॉलिटी आपका स्कोरिंग था। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉलिटी में अगर 10 सवाल एग्जाम में पूछे गए तो उसमें 7 सवाल ऐसे थे जो स्कोरिंग था आपका, उसको आप आसानी से वन लाइनर था आप कर सकते थे। आप पेपर उल्टा कर देखिएगा। और यही नहीं, यूपीएससी में भी पॉलिटी के सवाल आसान होते हैं। यानी कि पॉलिटी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है और अगर आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं उसको, तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि पॉलिटी बोनस मार्क्स देता है एक तरह से आपको। बहुत आसान सवाल रहते हैं। ज्योग्राफी के सवाल ये आसान थे, कोई ऐसा कठिन नहीं था। अगर आपने घटना चक्र भी सीरियसली फॉलो किया होता ना, तो ज्योग्राफी के पॉलिटी के सवाल आपके एक भी गलत नहीं होते, नॉट अ सिंगल। हाँ, पॉलिटी में एक राष्ट्रपति वाला सवाल जो था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाला, वो कठिन सवाल था, थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन उसमें भी एलिमिनेशन लगाते तो आप कर ले जाएंगे। मैं सिखाऊंगा वो सब तकनीक, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। इकोनॉमिक्स के सवालों का कोई माए बाप नहीं होता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इकोनॉमिक्स कभी कभार बिल्कुल आसान आ जाती है, यूपीएससी में भी यही होता है, और कभी कभार इतना कठिन आ जाती है कि आप उसको हिला भी नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, पढ़कर समझ में ही नहीं आएगा क्या है। एलिमिनेशन आता है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के सवालों का कोई माए बाप होता नहीं है जनरली। इकोनॉमिक्स के भरोसे कभी भी एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए। तो आप भरोसा करके किस किस पर जा सकते हैं, मेरी बातों को मानिएगा ढंग से। आप हिस्ट्री पर भरोसा करके जा सकते हैं, पॉलिटी पर भरोसा कर सकते हैं, ज्योग्राफी पर भी कर सकते हैं, बिहार स्पेशल करंट पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन साइंस पर थोड़ा बहुत कम भरोसा करते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है। और ये जो मूल सब्जेक्ट है ना, ये 5, इन 5 को आप अच्छे से कवर कीजिए। इकोनॉमिक्स कभी भी आपको धोखा दे देती है एग्जामिनेशन में, कहाँ से क्या पूछेगा, कौन सा फैक्ट पूछेगा। हाँ, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ के गए थे सब लोग, रट के गए थे 69 में, एक सवाल नहीं पूछा। ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन हिस्ट्री से तो पूछेगा ही पूछेगा 30 सवाल। उसको क्यों ना मजबूत कर लिया जाए इतना कि 30 में से 29 सही मारें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 30 के 30 यहाँ लोग सही करते हैं। साइंस को क्यों ना इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया जाए कि 30 का 30 सही कर दें। वैसे मुश्किल होता है, लेकिन कर तो सकते हैं। पॉलिटी में एक भी गलत नहीं करना है, ज्योग्राफी में मुझे गलत नहीं करना है। इस हिसाब से पढ़िए, थोड़ा सा सही तरीका। अब जो सब्जेक्ट भरोसे के लायक नहीं है उसको दिन भर पढ़ते रहना को कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, मेंस में ये आसान पड़ता है इकोनॉमिक्स आपको, क्योंकि 2-4 फैक्ट चाहिए, बाकी रटा आंसर होता है इकोनॉमिक्स का। लेकिन पीटी में ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। इतना क्लियर हो गया होगा, ट्रेंड पता चल गया। अब अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर इतना सारा कुछ तो बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अभी क्या करें, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं, उसी को डिस्कस करते हैं कि 2 अप्रैल से 15 जून तक के लिए क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई। पहला सवाल तो ये उठा, क्यों करें हम भाई, क्यों ऐसा करें, क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा, अभी जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटी के स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, हिस्ट्री के स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, वो आप तब हल कर पाएंगे जब आप उसको डीप थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा डीप भी जाकर पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डीप कैसे पढ़ा जाए, तो किसी चैप्टर से संबंधित जितने सवाल मेन से पूछे गए हैं, अगर उसको हम हल कर लेंगे तो उस चैप्टर का लगभग में हम सारा हिस्सा कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि मेंस के सवाल जो होते हैं वो अक्सर डीप से पूछे जाते हैं, और मेंस के सवालों के जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, भले ही शुरू में आप देख कर लिखते हैं, तो एक क्लैरिटी आती है आपके समझ में उस चैप्टर को लेकर। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है कौन सा, तो रिपन एक चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। अगर BL ग्रोवर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा रिपन चैप्टर है। रिपन के बारे में पीटी में पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। छोटे छोटे फैक्ट हैं, जैसे अंग्रेज़ों का विद्रोह हो गया था, व्हाइट म्यूटनी हो गया था रिपन के समय, एक छोटा सा। ग्रामीण व्यवस्था में सुधार, पंचायती राज सुधार के लिए इसने बड़ा अच्छा काम किया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था इसने, और भी बहुत सारे काम किए थे इसने। ये मैं क्या कह रहा हूँ, वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए भी काम किया था इसने। अब आपसे रिपन के बारे में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछा जा रहा है 3-4, आपने इसके लिए आंसर राइटिंग किया हुआ है, जो मैंने करवाया अपने ग्रुप में बच्चों से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
अगर आपने इस पर आंसर राइटिंग किया हुआ है और आंसर राइटिंग करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो यकीन मानिए जो आप पीटी में उसका सवाल सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा पॉइंट, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो जब मैं प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा आपको पीटी के लिए 15 जून के बाद, तब मैं आपको रियलाइज़ करवाऊंगा कि मैं इतने दिनों से क्यों लिखवा रहा था आपसे, क्यों मैं बोल रहा था लिख लिख कर पढ़िए शुरुआत में, क्योंकि क्लैरिटी आती है लिख लिख कर पढ़ने से। हो सकता है आपको शुरुआत में समझ में ना आए, हो सकता है आप गलत करें, लेकिन गलती कर लीजिए यहीं पर एग्ज़ाम से पहले जितना करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी वैसे तो मैं सितंबर के बाद से ही बच्चों से मेंस के लिए लिखवा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे जुड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो 2 अप्रैल से 15 जून तक ऐसे पढ़िए कि मेंस और पीटी दोनों का आपका तैयारी हो जाए। अब इसमें कैसे पढ़ना है, दिन में क्या 5-6 घंटे लिखना है, मिनिमम 1 आवर ज़रूर दीजिए लिखने पर, मिनिमम 1 घंटा। अब लिखें क्या सर, बीपीएससी प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं। किस किस के सवाल लिखने, क्या इथिक्स के लिखने, नहीं, ज्योग्राफी का लिख लिया, पॉलिटी का लिख लिया, इकोनॉमिक्स का लिख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री का लिख लिया, आर्ट एंड कल्चर छोड़ सकते हैं क्योंकि उतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जा सकता है, आईआर का लिख लिया। ये सब क्या है, ये सब वो टॉपिक हैं जहाँ से आपके पीटी मेंस दोनों में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो 2 अप्रैल से 15 जून के लिए सबसे साधारण सा रास्ता क्या होगा कि हमें क्या फॉलो करना है, तो हमें पीटी मेंस दोनों का करके चलना है। 71 दिन इस बीच में करीब में है, लेकिन पढ़ें क्या, चैप्टर कौन से हैं, किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर हैं, अब उस पर चलते हैं। चैप्टर को दिखाऊंगा, एक एक चैप्टर दिखाऊंगा। 71 दिन हैं, पर डे अगर 4 चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं ना तो यकीन मानिए 71 दिन में आप 2 बार पढ़ जाएंगे जितना मैं सिलेबस बता रहा हूँ उसको। पर डे अगर इतना डिसिप्लिन हो कि 4 से 5 चैप्टर, जो कि सबसे साधारण टॉपिक मैंने दिया है, साधारण सा रास्ता है, 4 से 5 टॉपिक पर डे। हाँ, कभी कभार ऐसा होगा कि 4 से 5 टॉपिक नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि संसद जैसे जो चैप्टर हैं पॉलिटी में, उसको पढ़ने में आपको हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, है ना। लेकिन इस चैप्टर से, संसद चैप्टर से, आज तक कोई ऐसा सवाल, आज तक कोई ऐसा ईयर नहीं कि जिसमें यूपीएससी या बीपीएससी में सवाल ना आया हो, नॉट अ सिंगल ईयर। कुछ नहीं तो एक आर्टिकल ही जरूर पूछ लेगा। संसद चैप्टर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब आ जाता है। अगर आपने संसद अच्छे से पढ़ लिया तो आपका विधानसभा भी कंप्लीट हो गया, प्रधानमंत्री अच्छे से पढ़ लिया तो मुख्यमंत्री कंप्लीट हो गया, राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ लिया तो राज्यपाल लगभग में कंप्लीट हो गया, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ लिया तो जो आपका हाई कोर्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पंचायती राज को आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। चलिए मैं चैप्टर दिखाता हूँ। अब इस 71 दिन के लिए एक एक चैप्टर दिखाऊंगा, उसके पश्चात हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि ना हो, इसलिए आराम आराम से चलेंगे। गाइड करने का मेरा मुख्य मोटिव है आपको, इसीलिए डिटेल वीडियो होता है, इसीलिए एक भी चीज़ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट चैप्टर को दिखाता हूँ, एक एक चैप्टर दिखाऊंगा मैं, एक एक चैप्टर गोला करवाऊंगा आपसे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो मैटर वीडियो लॉन्ग होगा तो होने दीजिए, लेकिन गोला कर लीजिए बैठकर कि कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, टारगेट अपना बांट के डिसाइड कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से कौन कौन सब्जेक्ट से पढ़ने हैं। ये तो पॉलिटी की बुक है, पॉलिटी की बुक है, मध्यकाल भी है, मॉडर्न भी है, सारा कुछ है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सबके चैप्टर में बताऊँगा। ज्योग्राफी का मैंने लिया हुआ है बुक कौन सा, तो दृष्टि की ये बुक है। आप किसी और की भी बुक ले सकते हैं जिसमें ये सभी चैप्टर हों। चैप्टर मायने रखता है हमारे लिए, बुक मायने नहीं रखता है। हाँ, बुक मायने ये भी रखता है कि किसी किसी बुक में एनालिसिस बहुत ही अच्छा रहता है, और इसने एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे समावेश किया है। इस बुक में एनसीईआरटी के काफ़ी अच्छे से फैक्ट डाले गए हैं, इसीलिए मैं ये बुक प्रेफर करवाता हूँ। और मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है दृष्टि वगैरह किसी से भी, ठीक है, प्रचार नहीं करता हूँ। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की चीज़ें काफ़ी रहती हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसमें से, तो देखिए इसमें से आपको मैं बता देता हूँ। एक चैप्टर है जैसे भूगोल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड, सौरमंडल, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी आपको पढ़ने होते हैं। जितने भी चैप्टर हैं इसमें सभी के सभी आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो है अगर हम लोग ढंग से देखें तो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा जो है यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप इसको ढंग से कवर कर लेंगे तो बिहार स्पेशल के लिए मात्र आपको कुछ फैक्ट रटने पड़ेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है बिहार में ज्योग्राफी में। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करते हैं तो बिहार स्पेशल कुछ थोड़े बहुत फैक्ट बस आपको रटने हैं, लगभग में आपका तैयार हो जाएगा।
मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, इंडियन ज्योग्राफी अगर अच्छे से करते हैं तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के मामूली छोटे बहुत थोड़े बहुत फैक्ट बस रटने हैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी में ही आपका बिहार का ज्योग्राफी ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। स्थानीय फैक्ट जो हैं वो आपको रटने पड़ते हैं। अगला कौन सा है इसमें हिस्सा, अगला जो हिस्सा है वो इसमें जो सवाल बनते हैं वो है यहाँ से पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति विकास से सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 21 से बनते हैं, चैप्टर 22 से बनते हैं। आंतरिक संरचना से कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको घटनाचक्र प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन, खनिज और उद्योग से सवाल पूछे जाते हैं कई बार, मृदा से सवाल पूछा जाता है कई बार। उसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल, सौर विकिरण, वायुमंडलीय दाब, वाताग्र, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा वर्षण, ये जो टॉपिक हैं ये एक ही टॉपिक का अलग अलग करके बांटा गया है। अगर आप वायुमंडल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वर्षा वगैरह उसी में समाहित है, और उसके बस फैक्ट थोड़े बहुत अलग है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये वो चैप्टर हैं, यहाँ पर ये 4 चैप्टर हैं। उसके अलावा ये 2 चैप्टर जो मैंने आपको बताया है, 1 2 3 चैप्टर ये, और ये संसाधन, परिवहन, मृदा वगैरह जो हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, या फिजिकल ज्योग्राफी में, या इंडियन ज्योग्राफी के अलावा भी जो ज्योग्राफी है उस हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसको जो आप कवर करेंगे मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया है तो मैक्सिमम टॉपिक इसमें से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जब सवाल पूछे जाते हैं ना आपको, जैसे पृथ्वी की गतियाँ हैं, पृथ्वी गतियाँ, अक्षांश देशांतर है, उसके अलावा आपका कृषि है, संसाधन है, ये सवाल पूछे जाते हैं ना, एक बार इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पश्चात आप घटनाचक्र से अगर आप प्रैक्टिस भी करके चले गए ना एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश देशांतर से 69 बीपीएससी में 2 सवाल पूछे गए थे, सीधा सीधा सवाल पूछा गया था, जिसको बच्चों ने गलत कर दिया। अक्षांश देशांतर वाले सवाल भी गलत कर दिए बच्चों ने। तो ये आपकी गलती होती है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, बाकी जितने मैंने चैप्टर बताए इंडियन ज्योग्राफी, विश्व इतिहास में और विश्व भूगोल का, इनको अगर 1 2 बार आपने पढ़कर घटना चक्र से प्रैक्टिस भी कर लिया आपने तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवीजन अच्छे से करना। ऐसा नहीं होता है कि एक एक बार रटते चले गए आगे बढ़ते चले गए, ऐसे नहीं होगा। तो ज्योग्राफी अगर आपको समझना हो तो आप एनसीईआरटी वीडियो प्लेलिस्ट होगा, आप जाकर देख सकते हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से। इतने ही बस चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, बेसिक जहाँ से सवाल बनते हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर ध्यान दीजिएगा ज्योग्राफी में, फैक्ट पर ध्यान देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा ज्योग्राफी में, आपके लिए आसान होगा ज्योग्राफी को कंप्लीट करना। अब इसमें एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए था जो अभी तक नहीं आया है। क्या आना चाहिए था कि प्रादेशिक भूगोल नहीं पूछा जाता है क्या? ये एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये नहीं पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है। ये कहाँ पूछा जाता है? ये मैपिंग में पूछी जाती है आपसे, और मैपिंग अक्सर करंट से जुड़ा होता है, करंट अफेयर से जुड़ा होता है। तो जब आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रादेशिक भूगोल के मैपिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ, अब जैसे दुनिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा मरुस्थल, घास के मैदान, ये आपको घटना चक्र प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रादेशिक भूगोल को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप इसके 100 सवाल भी लगे कर चले जाते हैं, जैसे घास के मैदान कहाँ कहाँ पर हैं, नदियाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है, या करंट अफेयर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा पहाड़ पठार दुनिया में कौन कौन से हैं, उससे आपका प्रादेशिक भूगोल लगभग में कंप्लीट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर कंप्लीट होगा? तो करंट अफेयर में कंप्लीट होगा, मैपिंग में। मैपिंग से जोड़कर प्रादेशिक भूगोल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कोई देश चर्चा में है, जैसे मान लीजिए दक्षिणी सूडान चर्चा में है गृह युद्ध के कारण, तो वहाँ से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल का भी हिस्सा हो गया और करंट का भी हिस्सा हो गया। ये आपको समझ में आ रही चीज़ें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट को बांट कर देखेंगे तो बहुत कम उसमें चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन आपको पढ़ने में कहाँ पर समय लगेगा? इसको कंप्लीट करने में आपको समय लगेगा। लेकिन 17 अगर टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें 17 अगर चैप्टर दिए हुए हैं, यकीन मानिए एक दिन में आप 3 से 4 चैप्टर तो एवरेज कंप्लीट करेंगे। इसका 1 सप्ताह नहीं लगेगा आपको भारत के भूगोल का हिस्सा कंप्लीट करने में, अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो। मैं सही कह रहा हूँ आपको, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। 1 सप्ताह, पहली बार में हो सकता है कम समझ में आए, दूसरी बार में समझ में आएगा, लेकिन 1 सप्ताह आपके लिए इनफ होगा ये। ओके, उसके अलावा 5 से 6 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए। पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश देशांतर पढ़ने में आपको समय लगेगा क्या? बताइए मुझे। मृदा संसाधन पढ़ने में समय लगेगा क्या आपको? ये 4 चैप्टर जो है ना, ये 4 चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने के लिए। तो आप एनसीईआरटी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं।
बाकी 11th की ज्योग्राफी भी शुरू करूंगा मैं, तो उसमें और क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये आपका ज्योग्राफी का हिस्सा था, ज़्यादा समय खिंच रहा है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, आपका बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से मुख्य मुख्य 9 टॉपिक हैं जिनको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। वैसे तो ये PDF मैं सभी के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप ले लीजिएगा वहाँ से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे रहता है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिस पर करीब 15,000 लोग हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेसिक टॉपिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसने कब पहली बार इसका सिद्धांत दिया, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। आय और व्यय क्या होता है, वृद्धि विकास में क्या अंतर है, ये सब बेसिक इकोनॉमिक्स में आते हैं। इसको ज़रूर क्लियर करके रखिएगा। बेसिक जो पहला इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है, जिसमें जैसे आप पढ़ते हैं ना GDP, GNP, NNP, है ना, ये सब जो अलग अलग आप पढ़ते हैं इसको ज़रूर क्लियर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब टॉपिक में कई बार योगदान देते हैं और आपको PT में भी इसका स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिएगा अच्छे से। अगला है आपका आर्थिक विकास और आर्थिक जो वृद्धि होती है उसकी बात हो रही है। आर्थिक विकास चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिएगा, इसमें भी होगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास चैप्टर है। उसके अलावा आर्थिक नियोजन, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AVI है। इसी में आपका कौन कौन सा आता है, इसमें आपका आ जाएगा पंचवर्षीय योजना, और आज़ाद भारत में जो अलग अलग आर्थिक विकास के लिए चीज़ें चलाई गई हैं, नियोजित किया गया है, वो सब के सब इसी में आ जाते हैं, आर्थिक नियोजन में। इसको ज़रूर कवर कीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके PT एग्जामिनेशन के लिए, और इसके टर्मिनोलॉजी कई बार मेंस में भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग टॉपिक, ये आपका PT और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें PT में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे CRR, SLR, ये सब इसी में आता है। बैंकिंग, RBI क्या है, RBI का भी मनाया गया है, 75 ईयर्स हो गए, 90 साल हो गए हैं स्थापित हुए, तो वो भी मनाया गया है। तो RBI चर्चा में रहता है, तो RBI से एक सवाल की गारंटेड होती है, एक सवाल गारंटी होती है। जब मैं गारंटी बोल रहा हूँ तो एक सवाल गारंटी पूछी जाती है RBI से, UPSC में भी, BPSC में, सभी एग्जाम में एक सवाल की गारंटी होती है RBI से। इस बैंकिंग को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, बैंकिंग में ही मुद्रास्फीति ये सब वगैरह भी आ जाता है। उसके पश्चात है राजकोषीय नीति, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें राजकोषीय नीति भारत सरकार का क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और इसमें भी आपको चैप्टर मिल जाएगा। किसी भी इकोनॉमिक्स बुक में राजकोषीय नीति नाम से एक चैप्टर होता ही होता है, उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा आपको। वैश्विक संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं का तात्पर्य क्या है बंधुओं, तो यहाँ पर जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इसके अलावा और कौन सी संस्था हो सकती है, जैसे एशिया पैसिफिक करके जो बैंक है एक, उसकी बात हम लोग कर सकते हैं, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो संस्थाएं हैं इसको आपको पढ़ना पड़ता है वैश्विक संस्था वाले टॉपिक में। वैश्विक संस्था वाले टॉपिक जो होते हैं ये PT के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कई बार रिपोर्ट, ये टॉपिक जो है ना वैश्विक संस्था, ये मुख्य रूप से आप करंट में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर रहता है। जैसे मीगा कौन सी संगठन है भाई, तो IBRD जो बनाया गया उसी के तहत एक संस्था है मीगा के बारे में UPSC ने कुछ समय पहले पूछा है, UPPCS वालों ने भी पूछा है मीगा के बारे में। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती है, तो आपको संस्थाएं पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड की जो संस्थाएं, वैश्विक संस्था, इसको ज़रूर कवर कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बजट और सर्वे, अब इन दोनों को क्या कवर करना है, तो राज्य का बजट और केंद्र का बजट, और केंद्र का सर्वे और राज्य का सर्वे, जिसमें केंद्र के सर्वे और केंद्र का जो बजट है उस पर मुख्य फोकस रखिएगा। राज्य को भी छोड़ कर नहीं जाना है, एग्जाम से पहले देख लेना है, लेकिन मुख्य फोकस जो अभी सरकार बनने के बाद अपना बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको ध्यान में रख के करेंगे, जिससे अगर सवाल पूछा जाता है तो वहाँ से कर सकें। ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। इतने ही टॉपिक थे इकोनॉमिक्स से मूल रूप से, बाकी करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता इकोनॉमिक्स में। ओके, अब अगला चलिए पॉलिटी पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका PT और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। PT और मेंस दोनों एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में कौन सा आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ही आता है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका 1850 के पश्चात का जो इतिहास है ये मैंने मेंस में लगभग में ही लिखा दिया है, और ये आपका GS 1 में पूछा जाता है।
लेकिन इससे पहले की जो हिस्ट्री है वो आपका पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 1850 के बाद का जो इतिहास है ना, यहीं से पीटी में भी मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन 1850 से पहले के भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम सवाल 1850 के बाद से पीटी में पूछे जाते हैं। तो 1850 के बाद का जो इतिहास है उसको पहले कवर कीजिएगा अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज है तो। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको इतिहास बिल्कुल नहीं आता तब तो बेसिक से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर तो आप 11th-12th की दोनों। अगर आपको आती है इतिहास, थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ी है, तो सबसे ज़्यादा जोर जो देना है वो 1850 के बाद के इतिहास को अच्छे से कवर करना है, ताकि पीटी में भी यहाँ से सवाल मैक्सिमम बनते हैं और मेंस में भी यहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, उसको आप अच्छे से कवर कर पाएँ। केवल इसी को कवर करना है। ओके, 1850 के बाद के इतिहास मैंने लिखवा के करवाए हैं और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1850 के बाद का इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें बिहार स्पेशल को भी आप लेकर चलेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में कई सारे जो आंदोलन हैं बड़े बड़े, उससे सवाल मेन से पूछे जाते हैं। पीटी में उससे जुड़े हुए छोटे बहुत फैक्ट भी पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस के दौरान उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 1850 के बाद का इतिहास जो है उसी को आपको 2 अप्रैल से 15 जून के बीच में कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। और अगर उसको कंप्लीट करने के बाद समय मिलता है तो आप मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पर जा सकते हैं। ये सारे चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के देखिए कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, करीब में 13 चैप्टर हैं। 13 दिन में आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 13 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। अगर मैंने एक चैप्टर का ही पर डे टारगेट दिया है तो एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर तो पढ़ेंगे आप। बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो कैपेसिटी होना चाहिए ना कि एक दिन में 2 चैप्टर कम से कम पढ़ लें। 13 दिन का है ये, 5 दिन में आप चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। इतिहास है ये, शुरुआत में हो सकता है आपको फैक्ट ना दिखे, आपको सही से समझ में ना आए, लेकिन एक बार पढ़ना है। जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको 7 दिन मैक्सिमम है इसके लिए, 1 सप्ताह, 1 वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी को थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे एक दिन में 1 चैप्टर भी, तो ये फिर आपकी गलती है। यहीं पर आपको सबसे पहले सुधार करना चाहिए। एक दिन में अगर 1 चैप्टर कंप्लीट करने के डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, कैपेसिटी है आपके अंदर, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब बैठ नहीं पाते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं, इधर उधर जाने लग जाते हैं, ये डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। कैपेसिटी है तभी तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं समय नहीं बर्बाद करते हुए। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, बता दिया मैंने। ये आपका हो गया मिडिवल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पीटी एग्जामिनेशन। लेकिन क्या करना है इसको भाई, सारा पढ़ना है क्या? सबसे पहले बच्चे यही मैसेज करते हैं, सर सारा पढ़ें क्या? सारा ही पढ़ना है। पिछले बार का मिडिवल हिस्ट्री का सवाल उठाकर देखिए कितना डीप सवाल पूछा है उसने। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मिडिवल हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, जितने चैप्टर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन सभी को कवर किया कीजिए। हर्षवर्धन के वंश से सवाल पिछली बार से 2 बार से बीपीएससी पूछ रहा है। हर्षवर्धन से बताइए मुझे, वो किसका है भाई? एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट हो रहा होता है और मिडिवल हिस्ट्री शुरू होने से राजपूत काल से ठीक पहले हर्षवर्धन है। वहाँ से सवाल पूछ रहे, राजपूत काल से सवाल पूछ रहा है। आप बोल रहे हो कि कैसे नहीं पढ़ना है उसको। मध्यकाल के लिए एकमात्र स्रोत रखिए, वो है कौन सा? तो 11th की ओल्ड एनसीईआरटी रखिए। 11th की ओल्ड एनसीईआरटी मध्यकाल के लिए 1 बार पढ़ लीजिए या 2 बार, और केवल घटना चक्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और यूपीएससी प्रीवियस ईयर, बस आपका हो गया कल्याण। मध्यकाल में उससे ज़्यादा करना ही नहीं है। मध्यकाल के घटना चक्र प्रैक्टिस करने में 4 दिन लगते हैं मैक्सिमम। एक लाइन का सवाल है, पढ़ते गए कर लिया। और यूपीएससी प्रीवियस ईयर वो मैं करवाऊंगा आपको, यूपीएससी पीवाईक्यू सारे पीटी के मैं करवाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। एक सवाल करवा दूंगा। इसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए मिडिवल हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी में आपका पीटी मेंस दोनों है। ये हो गया पीटी के रिगार्डिंग मेंस, पीटी मेंस जितने घेरते जा रहा हूँ पीटी मेंस सब के रिगार्डिंग है। ये भी है, सब घेरा हुआ है। यहाँ से मेंस में सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार पीटी में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद से डीपीएसपी, मूल कर्तव्य संविधान का संशोधन, सारे पीटी मेंस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने आपको घेरे हुए दिख रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है पीटी मेंस के रिगार्डिंग। जितने हुए घेरे हुए देख रहे हैं ये सब पीटी मेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं है। ओके, संसद चैप्टर है यहाँ पर, संसद चैप्टर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है वो। संसदीय समितियाँ आप पढ़ सकते हैं एक बार को। संसदीय मंच, ये संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय ज़रूर पढ़िए।
इन दोनों को नहीं पढ़ना है। अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिए। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता मेंस का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन न्यायिक समीक्षा से पीटी में सवाल पूछा जाता है। एक आध सवाल तो हर 2 साल में टकराते हैं एक सवाल। राज्यपाल अगर अच्छे से, राष्ट्रपति आपने कवर कर लिया तो राज्यपाल आपको कवर नहीं करना पड़ेगा। मात्र विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल की ज़्यादा होती हैं। राष्ट्रपति को कोई भी प्रस्ताव भेजने की शक्ति राज्यपाल के पास ज़्यादा होती है, उसके अलावा कुछ अलग है ही नहीं। पूरे चैप्टर में कुछ भी अलग नहीं है। मुख्यमंत्री सेम प्रधानमंत्री का कॉपी पेस्ट है, एकमात्र चीज़ अलग है बस। राज्य मंत्रिपरिषद इसको पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है। हाई कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल 226 को छोड़कर और मूल क्षेत्राधिकार को छोड़कर। मूल क्षेत्राधिकार और आर्टिकल 226 को छोड़कर बाकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अलग है ही नहीं। पंचायती राज नगर निगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आर्टिकल आपसे पीटी में पूछे जाते हैं, मेंस में भी इससे सवाल पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। उसके पश्चात चलिए कहाँ पर, तो निर्वाचन आयोग, ये जो संवैधानिक बॉडीज़ हैं इनसे सवाल पीटी में पूछे जाते हैं। इनको नियुक्त कैसे किया जाता है, हटाया कैसे जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यहाँ से सवाल आपसे पीटी में पूछे जाते हैं। मेंस में इस चैप्टर से सवाल नहीं के बराबर पूछा जाता है। वित्त आयोग अगर गठित किया गया है तो उससे कभी कभार मेंस में सवाल पूछ लिए जाते हैं, बाकी यूपीएससी इन सब से मेंस में सवाल नहीं पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग से मेंस में सवाल बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है। यूपीएससी वगैरह से, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब से सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर चर्चा में है तो पीटी में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। जैसे निर्वाचन आयोग हद से ज़्यादा चर्चा में है तो पीटी में आपसे पूछा जाएगा, एक सवाल की गारंटेड होती है, पूछा ही जाएगा। ओके, इसके अलावा कौन सा पॉलिटी में चैप्टर है भाई, तो एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे संवैधानिक आयोग, विशेष अधिकारी भाषा के लिए जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, एक सवाल घूम फिर के हर एक 1.5 साल में पूछ लेता है इनसे, महाधिवक्ता और इन सबसे। महालेखा परीक्षक कैग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पीटी एग्जामिनेशन, पीटी के लिए भी ये बार बार पूछा जाता है। ये आपके केस के लिए हो गए। तो पीटी मेंस के लिए सारे मैंने पॉलिटी के चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, पीटी मेंस मिलाकर पॉलिटी में 20 चैप्टर नहीं है। अगर ढंग से देखें तो 20 चैप्टर को 20 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कि 20 से 22 दिन में, 30 दिन में कंप्लीट कर लें इसको। एक दिन में 2 चैप्टर करने की अगर कैपेसिटी होगी तो आपका आसानी से कर ले जाएंगे। एक दिन में 3 चैप्टर हिस्ट्री का, 2 चैप्टर पॉलिटी का टारगेट बनाकर बैठ जाइए कि मुझे आज 6-7 घंटे में इसको पढ़ के ही उठना है। 1 टाइम रीडिंग ही मारूंगा लेकिन पढ़ के उठूंगा, इतना करके बैठ जाइए। और जब टारगेट पूरा हो जाए तो उठिएगा, एक अलग सी संतुष्टि मिलेगी आपको। करके देखिएगा। मैं जानता हूँ आप बोलोगे कि बोलना बहुत आसान है। बोलना मेरे लिए इसलिए आसान है क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ। स्पेक्ट्रम की जो बुक आप देखते हैं 24 आवर से थोड़े से ज़्यादा समय में इधर का उधर मैं पढ़ के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो कैपेसिटी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के सभी के सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो दूसरा भी छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले दूसरे चैप्टर में ना कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। बाकी जितने भी ये चैप्टर हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इनसे। ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इनसे आपसे एग्ज़ाम में। तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। मुझे पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार केवल आपको इसको पढ़ना है क्योंकि आपके मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है ये। एक बार भी इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके अलावा घटना चक्र के एमसीक्यू करना है और यूपीएससी पीटी का एमसीक्यू करना है, बस इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा में हम लोग एनसीईआरटी एमसीक्यू कर लेंगे जिससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। एक बार कम से कम पढ़ लीजिए इसको जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर पढ़ने बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिदम बनेगा। रामशरण शर्मा जी की बुक आती है, पढ़िएगा ज़रूर क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं और समझ भी चाहिए आपको। सवाल गारंटेड होता है मिडेवल एंशिएंट हिस्ट्री से आपके एग्जामिनेशन। गारंटेड का मतलब गारंटेड। और डीप भी कई बार होता है। किताबों के नाम पूछ लेगा, बड़े बड़े विद्वानों का नाम पूछ लेगा, किसके राज दरबार में कौन था ये भी पूछ लेगा, किसने किस वंश की स्थापना की यही पूछ लेगा, किसकी राजधानी कहाँ पर थी यही पूछ लेगा। ओके, इसलिए कह रहा हूँ इसको डीप में थोड़ा सा पढ़िएगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री का हो गया। सारे सब्जेक्ट के मैंने लगभग बता दिए हैं। किसका किसका मैंने बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडेवल का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, साइंस का 6 से 10th एनसीईआरटी, 6 से 10th एनसीईआरटी मैंने बताया है साइंस का, इसको कवर कीजिए अच्छे से। और एप्लीकेशन भाग, एप्लीकेशन मतलब उपयोग कहाँ पर होते हैं, थ्योरी पोर्शन, बस यही पढ़ना है आपको।
साइंस का भी बता दिया। बिहार स्पेशल का एक ही किताब लीजिए, कोई क्राउन है तो क्राउन पढ़िए, केबीसी नैनो तो केबीसी नैनो पढ़िए, कोई सा भी एक स्पेशल बुक उठा लीजिए ना बिहार का, सब एक ही कंटेंट रहते हैं। केबीसी नैनो बस थोड़ी सी गलतियाँ ज़्यादा रहती, इसलिए मुझे वो बुक ना पसंद आती, थोड़ी सी मिस्टेक बहुत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं केबीसी नैनो वाले। बाकी दृष्टि की बिहार समग्र ले सकते, अच्छी है। क्राउन भी अच्छी है, ये दोनों बुक अच्छी। इम्तियाज़ अहमद कई बार लोग पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी बुक है, क्या ख़राब है उसमें भी, वो भी अच्छी है। कोई भी एक बिहार स्पेशल की बुक लेकर उसके पढ़िए एक बार, और MCQ प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना, अभी नहीं, अभी लिखने पर और पढ़ने पर ध्यान देना है। MCQ प्रैक्टिस अगर हद से ज़्यादा समय लग रहा है आपको, बहुत देर पढ़ लिया, 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो MCQ प्रैक्टिस लास्ट में कर लिया आधा घंटा, नहीं तो MCQ पर अभी नहीं जाना है। अभी जाना है मुख्य रूप से किस पर, सब्जेक्ट और करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो MCQ के समय आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे, क्योंकि इस बार MCQ वन लाइनर वाले नहीं होने वाले हैं। वन लाइनर वाले MCQ के ज़माने चले गए कि ये राजा का नाम क्या था, किस राज्य की राजधानी थी, इसकी राज्य की राजधानी क्या थी, ये वाले दौर चले गए हैं। आपको दिखेंगे इतने बड़े बड़े लाइन स्टेटमेंट में, उसको सॉल्व करवाऊंगा मैं, तब आप फिर रोओगे कि ये सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। इसीलिए कह रहा हूँ कभी पढ़ लीजिए, समय है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ताकि बाद में प्रैक्टिस करते समय आपको रोना ना पड़े, ठीक है। और क्लियरली क्या मैं बताऊँ, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वन लाइनर वाले इस बार कहीं ना तो टेस्ट सीरीज में दिखेगा, ना तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और अगर किसी टेस्ट सीरीज में वन लाइनर देख रहा है तो उसको फाड़ कर फेंक आइए, वो किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। यही करना है इस बार आपको। घटना चक्र इसलिए प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ कि घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन बड़े बड़े रहते हैं, मुझे भी पता है उसमें वन लाइनर है, उसके एक्सप्लेनेशन को जब आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। UPSC PT के MCQ सॉल्व करते हैं तो आपको एलिमिनेशन आता है, इसलिए दो चीज़ का नाम मैं ले रहा हूँ। समझिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के, अभी से MCQ में मत घुसिए। MCQ में घुसने के लिए एक औकात चाहिए जो आपको बनाना पड़ेगा, अभी वो बना लीजिए, उसके बाद MCQ शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये सब आपको करना है, जितना मैंने सब्जेक्ट के अभी गिनाए हैं, चैप्टर गिनवाए हैं, ये आपको अगले 71 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। 2 जून से लेकर 2 अप्रैल से लेकर, सॉरी माय मिस्टेक, 2 अप्रैल से लेकर 2 मई, 2 मई से लेकर 2 जून, 2 जून से लेकर 15 जून, इतना सारा समय हो गया आपके पास। इसमें आपको 71 डेज़ में करीब में 40 टॉपिक हैं टोटल मिलाकर, गिनेंगे तो 40 से 41 टॉपिक हैं चैप्टर, उसको कंप्लीट करना है आपको। 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, 15 जून से 30 जून के बीच में PT के लिए सबसे पहला चीज़ NCERT MCQ मैं करवाऊंगा आपको, टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाऊंगा बहुत सारे, मैं अपने टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा। UPSC PCS के PYQ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें UPSC पर ज़्यादा फोकस रखेंगे हम लोग, क्योंकि एलिमिनेशन मुझे आपको सिखाना है। पिछले 69 BPSC के एग्जामिनेशन के बाद जिनको एलिमिनेशन आती थी, धड़ल्ले से PT निकाल ले गए। घटना चक्र का MCQ सॉल्व कीजिएगा, बाकी इधर उधर लूसेंट फूसेंट में मत पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डीप आपको पढ़ना पड़ सकता है और आपको टेंशन भी होगा उतने सारे फैक्टर रट के, इसलिए इसी पर मुख्य रूप से फोकस रखेंगे, रिवीजन करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, 74 दिन है आपके पास में, 15 दिन औसत दीजिए एक सब्जेक्ट को और कंप्लीट कर लीजिए। सितंबर से जनवरी तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जनवरी टू 10 सितंबर तक का आपको फिर करंट अफेयर सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा फोकस इसी हिस्से पर रहना है। जनवरी 2024 से 10 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करना है। सितंबर से जनवरी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी इसको MCQ से कंप्लीट करना ही ज़्यादा सही रहेगा। ओके, डेली रूटीन अगर आपका बात करें तो 1 घंटा करंट पढ़िए, 1 घंटा लिखने पर दीजिए, बाकी 6 घंटा मैंने 8 घंटे का रूटीन बनाया था, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट को हमेशा टारगेट रखना है कि एक दिन में मुझे 3 टॉपिक पढ़ना है या 4 टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक जब भी मैं नाम लूँ उसका तात्पर्य चैप्टर से लीजिएगा, बस इतना सारा पढ़ना है आपको। बिहार स्पेशल की हम लोग बात करें तो दृष्टि IAS बिहार समग्र पढ़ सकते हैं, या KBC नैनो का बिहार समग्र, या क्राउन, या कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। PT का PYQ उसको ज़रूर कीजिएगा, बाकी टेस्ट सीरीज से आपका कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल। टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस कर रखना है आपको बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी पर, इसी से सवाल आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल बता दिया है, जिससे आपका क्या हो, एक भी मिनट का समय बर्बाद किए बिना, इससे ज़्यादा और क्लियरिटी क्या बताऊं, चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम, औसत कितना दिन देना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, किन किन चीज़ों से प्रैक्टिस करना है, कब से कब तक का समय बांट कर चलिए। एवरेज रोज़ 3-4 चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं, 5 चैप्टर भी रोज़ कंप्लीट कर रहे हैं, तो भी आप यकीन मानिए अगले 2 महीनों में आप PT मेंस दोनों क्रैक कर जाएंगे, 2 से 3 महीनों में। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है सेल्फ डिसिप्लिन,
कैपेसिटी है आपके अंदर, डिसिप्लिन नहीं है, इस कारण से नहीं कर पाते हैं। एक दिन में एवरेज 4 चैप्टर कम से कम पढ़िए, 5 चैप्टर आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है पहली बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन कीजिए, लड़िए, थोड़ा सा खुद से लड़िए सबसे पहले, बाकियों से लड़ने से पहले। यही मुझे बताना था, और कुछ नहीं इसमें बताना है, कोई प्रचार प्रसार नहीं। ओके, आने वाले समय में आपकी ज़रूरत के हिसाब से और भी गाइडेंस वीडियो अपलोड करूँगा मैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ तो सीखा होगा आपने, बकवास नहीं किया है मैंने इतनी देर में, कुछ तो सीखा होगा आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।